हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो सेट दिए गए हैं प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र हैं जो इसके अंदर आज हम इसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं। बेसिकली आज हम अकाउंट्स के सेट ए का ट्रांसलेशन करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ट्रांसलेशन तो करके ही दूंगा, साथ ही साथ आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनके भी सॉल्यूशन दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके भी सॉल्यूशन दूंगा और ये लगातार 4 दिन तक हम करेंगे 4 सेट के साथ में। तो ये वीडियो इस कारण थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, पर ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी क्योंकि आपको लगभग सभी चारों सेट में पूरे के पूरे सॉल्व करवाऊँगा यहाँ पर। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन के साथ में ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पर। अगर अपन इसको पढ़ें तो देखिए सबसे पहला क्या दे रखा है, पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है वो क्या कहलाता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दैट अ पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली एक्वायर्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन कौन कौन से, प्रदत्त पूंजी का मतलब पेड अप कैपिटल, निर्गमित की पूंजी मतलब इशू कैपिटल, याचित पूंजी मतलब कॉल्ड अप कैपिटल और उसके बाद है अधिकृत पूंजी मतलब अथोराइज कैपिटल। तो इसका सही जवाब होगा क्या यहाँ पर, हमारी पेड अप कैपिटल। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अंशों के हरण पर पूंजी खाता डेबिट होगा। इसका मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑन द शेयर फॉरफीचर। उसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको, अंशों की याचित मूल्य पर, ऑन द शेयर्स कॉल्ड अप वैल्यू, फिर क्या है अंशों के चुकता मूल्य पर बाय पेड अप कैपिटल, उसके बाद क्या है अंशों के निर्गमित मूल्य पर बाय इशू कैपिटल, और अगला क्या दे रखा है अंशों के अंकित मूल्य पर बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो हम जानते हैं जब भी हम क्या करते हैं शेयर को फॉरफिट करते हैं, तो शेयर को फॉरफिट करने पर हम जो भी क्या करते हैं याचना करते हैं, हम उनसे जो क्या करते हैं कॉल करते हैं, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉल्ड अप कैपिटल। आगे आपको दिया गया है कंपनी के स्थिति विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में किया गया है। तो फ्रॉम विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाज टेकन। इसका मतलब कि आपका जो कंपनीज एक्ट में हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूज करते हैं वो कौन सा वाला यूज करते हैं। तो हम सभी जानते हैं इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 का पार्ट 1 हम यूज करते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, फिर आगे इसको अभी थोड़ा सा डिबेटेबल है ये क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। फिर आगे आप देखिए क्वेश्चन क्या है, बेचे गए माल की लागत 2,20,000 रुपए और औसत स्टॉक 8,000 रुपए, इसके अंदर आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशो या फिर हम उसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, उसके बारे में हमें इसके अंदर बताना है। तो हम सभी जानते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 20,000 है, डिवाइड करेंगे 800 से 8,000 से, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.5। ठीक है, तो 2.5 हमारा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं। पहले वाले में हमारा क्या आएगा, पेड अप कैपिटल प्रदत्त पूंजी, दूसरे वाले में हमारा क्या आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल, थर्ड वाला है हमारा क्या, अनुसूची मतलब शेड्यूल 3 पार्ट 1। उसके बाद हमारा क्या है, इसका जो राइट आंसर है 2.5 टाइम्स आएगा। और आफ्टर देन जो रोकड़ प्रवाह विवरण है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो किससे रिलेटेड रहता है, वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड रहता है। अब हम बात करेंगे हमारे जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर भरना है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, साझेदारों का दायित्व होता है, साझेदारों का दायित्व डैश डैश होता है। तो इसका मतलब क्या, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज डैश डैश डैश। तो हम सभी जानते हैं इस डैश में क्या आएगा, अनलिमिटेड, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर क्या लिखा है, निवृत्ति साझेदार को देय राशि का किस्तों में भुगतान करने पर डैश डैश खाता खुला जाता है। मतलब द अमाउंट ड्यू ऑन द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन अ इंस्टॉलमेंट बाय लोन अकाउंट। आप सभी जानते हैं रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर हम लोन अकाउंट बनाते थे। फिर आगे क्या दे रखा है, साझेदारों के प्रवेश पर यदि ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान है तो ख्याति डैश डैश अनुपात में विभाजित होगी। अर्थात ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इफ अ गुडविल इज ऑलरेडी इन अ फर्म देन इट विल बी डिवाइडेड इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। जो उनका ओल्ड रेशो होगा उसके अंदर उसे बांटी जाती है। फिर आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है आपको, फोर्थ नंबर का वसूली खाता डैश डैश प्रकृति का है।
मतलब इसका मतलब क्या है, द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर पूछ रहे, तो हम सभी जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है। आपके 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सभी के सभी हमारे कौन से नेचर के हैं, नॉमिनल नेचर के। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे क्या दे रखा है, सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का डैश डैश समापन है। तो इसका मतलब क्या, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर इज अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर सभी पार्टनर क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, डैश डैश पर लाभांश की दर निश्चित होती है। इट मींस द रेट ऑफ डिविडेंड्स इज फिक्स्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर। हम सभी जानते हैं प्रेफरेंस शेयर के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड रहती है। फिर आगे क्या दे रखा है, डैश डैश ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किया सकते हैं। इट मींस कन्वर्टेबल डिबेंचर इज कैन बी कन्वर्ट इनटू शेयर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्टेबल। ठीक है, फिर आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, सही जोड़ियां दे रखी है। तो सही जोड़ियों का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन पर हानि, मतलब यहाँ पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, आप लिखते जाइए एक रफ कॉपी में, जिससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ आपके पास में नोट में भी तैयार हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक है। इट मींस द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आगे क्या है, सामान्य लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आगे क्या, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साझेदार का प्रवेश, इट मींस एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। AS 26 आपको यहाँ पे बताना है किसके होता है। फिर यहाँ पे ख्याति का लेखांकन, इट मींस अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। उसके बाद पूंजी खाता क्रेडिट, मतलब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट पार्ट। पुनर्गठन, इट मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन। अधिलाभ का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट। विनियोजित पूंजी मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल। उसके बाद गुणनफल विधि मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपकी कौन काय में आती है, मल्टीप्लिकेशन मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में आती है। फिर आगे क्या है, प्राप्ति अनुपात, इट मींस गेनिंग रेशियो। पूंजी खाता डेबिट होना, इट मींस कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया है, इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपको इसी प्रकार की वहां पे आएगी। तो मैं यहाँ पे राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसको आपकी मेमोरी से, आपके दिमाग से इसको आपको सॉल्व करना है। फिर आगे क्या दे रखा है, आगे आपको ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में क्या दे रखा है, साझेदार व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। इट मींस द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज लीगल। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, होना ही चाहिए। इनलीगल बिजनेस को गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है। फिर क्या दे रखा है, स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का, सॉरी ऊपर वाला पढ़ रहा था मैं, नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा पूंजी लाना अनिवार्य है। तो क्या लिखा है यहाँ पर ट्रू फॉल्स में, इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। तो फॉल्स है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है, डायरेक्टली बिजनेस में पार्टनर बन जाता है, तो ये फॉल्स। फिर आगे क्या दे रखा है, ऋणपत्र अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है द नेचर ऑफ डिवेंचर इज शॉर्ट टर्म। तो ये टोटली फॉल्स है, हम सभी जानते हैं डिवेंचर ओवरऑल मिनिमम यहाँ पर 5 साल के लिए तो इशू कराए जाते हैं, लॉन्ग टर्म की इसका नेचर होता है। फिर क्या दे रखा है, ऋणपत्रधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो इसका मतलब क्या, द डिवेंचर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये भी फॉल्स है, हम जानते हैं रियल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। आगे क्या दे रखा है, फर्नीचर की बिक्री एक विनियोग क्रिया है। तो सेल ऑफ फर्नीचर इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ध्यान रखिएगा, परचेस करी जाती है फिक्स्ड एसेट की, परचेस करी जाती है, पर यहाँ पे सेल बोल रहा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे क्या दे रखा है, गैर चालू संपत्ति कंपनी के दीर्घकालीन विनियोग। तो इसका मतलब द फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये तो सही बात है कि अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, इट मींस बिल्डिंग खरीदते हो, घर खरीदते हो, गाड़ी खरीद लेते हो, मशीनरी खरीदते हो, तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी। ठीक है, तो ये मैंने ट्रू फॉल्स भी आपको करा दिए हैं। आगे देखिए, वन वर्ड में एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो एक वाक्य में उत्तर में सबसे पहला क्या दे रखा है, साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहते हैं। इट मींस द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स आर कॉल्ड। तो वो होता है पार्टनरशिप डीड। अपन सभी ने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फिर क्या दे रखा है, स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का पूंजी खाता सदैव कौन सा शेष प्रदर्शित करता है। तो स्थायी पूंजी पद्धति मतलब द विच बैलेंस आर शोड इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट चैप्टर नंबर 2 में जब बनाते हैं तो उसमें ओवरऑल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा आपको क्रेडिट देखने को मिलता है। फिर आगे क्या दे रखा है, साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभांश का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस
विल बी डिवाइडेड इन बिटवीन पार्टनर, तो वो होगा आपका क्या बेटा, आपका इक्वल रेशियो। आप सभी जानते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमने पढ़ा है कि जब भी पार्टनर्स डीड नहीं बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारी की सारी चीजें इक्वल बांटी जाएगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल बांटा जाएगा। फिर कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है, तो हु अप्रूव द नेम ऑफ कंपनी, तो ये कौन करता है, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होता है, तो रजिस्ट्रार जो कंपनी का जब हम क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसके अंदर जो व्यक्ति कंपनी को रजिस्टर्ड करता है, अप्रूव करता है, वही कंपनी के नेम को अप्रूव करता है। फिर आगे क्या दे रखा है, संचय व अधिक को कंपनी के चिट्ठे के किस शीर्षक के अंदर दर्शाया जाता है, इट मींस रिजर्व एंड सरप्लस विल बी शो इन द विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम जानते हैं दो साइड होती है, लायबिलिटी और एसेट। तो जो हमारी लायबिलिटी वाली साइड होती है उसके अंदर हमारा जो इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे शेयर होल्डर फंड होता है, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे रिजर्व और सरप्लस को शो करते हैं। फिर आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, वित्तीय विवरण बनाना किस प्रकार की आवश्यकता है, तो व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमारी फाइनेंशियल नीड होती है, सीधी सीधी बात है। आगे क्या दे रखा है, कंपनी के संचालन एवं परिणाम पर वित्तीय स्थिति को कौन सा विवरण प्रदर्शित करता है, तो विच स्टेटमेंट शो द ऑपरेशनल एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो ये हमारा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर अभी तक मैंने आपको जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पूरे करा दिए हैं, उसके पूरे पूरे मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो क्वेश्चन के पोर्शन के ऊपर आएंगे, जो हमारे क्या है सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनके ऊपर बात करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सभी लोगों ने कर ही लिए हैं और आपको होना भी चाहिए याद, तो अभी तक तो आपने थ्योरेटिकल याद कर लिए होंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे न्यूमेरिकल जो आपको नहीं आते होंगे, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, साझेदारी की दो विशेषता लिखिए। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने आप सभी को याद होगा साझेदारी की दो विशेषता, इट मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की टू कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि साझेदारों के दो अधिकार लिखिए, तो एक्सप्लेन द टू राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के टू राइट्स आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे दो राइट्स बताना है आपको। फिर एक क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया उन्होंने, अहिंसा आस्था आशी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 4-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। आशी फर्म से अवकाश ग्रहण करती है, अपना समस्त भाग अहिंसा को प्रदान करती है, नया लाभ हानि अनुपात निकालिए। तो यहाँ पर अब देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मैं आपको 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 कुछ नहीं करना है, आपको ये जो दे रखा है सेट है, सेट अपनी आंखों के सामने रखना है, उस सेट का अब हम ट्रांसलेट करके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, डिस्प्ले कैप्चर बंद। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोला गया है अहिंसा आस्था आर द पार्टनर, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:1, ठीक है। अहिंसा आस्था यहाँ पे चाहे तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 4:1। आगे बोला है जिसके अंदर आशी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, आशी क्या हो जाती है, फर्म से रिटायर्ड हो जाती है, एंड ट्रांसफर इज फुल शेयर टू अहिंसा। आशी जो थर्ड नंबर की पार्टनर है वो फर्म से रिटायर्ड हो गई और उसने अपना पूरा पूरा शेयर किसको दे दिया, अहिंसा को दे दिया। और आगे बोला गया है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ फर्म, तो ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक पार्टनर का नाम लिखते हैं अहिंसा, ठीक है, अहिंसा के बाद आस्था, ठीक है, आस्था, आस्था के बाद क्या है, एक आशिया जे, ठीक है, इनका रेशियो क्या दे रखा है 4:2:1, इसको जोड़ दे 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक है 7, ये भी 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो आशी, आशी अपना का पूरा शेयर किसको दे रही है, अहिंसा को दे रही है। तो अब हमें क्या कर देना है, जब आशी इसको पूरा का पूरा शेयर दे जाएगी तो यहाँ पे तो जो अहिंसा है उसका शेयर बढ़ जाएगा, उसका न्यू रेशियो बन जाएगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो ऑफ अहिंसा, ठीक है। अहिंसा का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, जो पुराना वाला है उसके अंदर नया वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसका न्यू रेशियो आ जाएगा। इसका जो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 ऊपर, 7 से 7 कैंसिल, 1 इधर, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर 5/7। तो न्यू रेशियो कितना हो गया अहिंसा का, अहिंसा न्यू रेशियो
5:7। ये तो चली गई, बची कौन, ये बची। तो अब इसका भी रेशियो होगा, तो हम दोनों को इक्वल रख के फर्म का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख दूं, फर्म्स न्यू रेशियो। ठीक है, फर्म का न्यू रेशियो कितना, एक तो ये हो जाएगी अपनी अहिंसा, अहिंसा और दूसरी आस्था। ठीक है, ये हो जाएगा 5:7, ये हो जाएगा 2:7। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 7, 5 और 2। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2। ये क्या हो गया, न्यू रेशियो। बड़ा ही आसान प्रश्न था, 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इस प्रकार से आ गया। तो ये आपका प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक कौन सा, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7वें के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7वें के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर और की कैटेगरी में दे रखा है। ठीक है, तो और देखिए आपके पास आपकी जो है, परी, सुबह एवं मारिया एक फर्म में साझेदार है जो कि लाभ हानि को 3-4-2 के अनुपात में बांटते हैं। शुभ फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। परी शेष साझेदार 5 और 3 के अनुपात में लाभ हानि बांटने तय करते हैं। प्राप्ति अनुपात की गणना करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में क्या बन जाएगा, परी, शुभ, आर्या आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:4:2। ठीक है, 3:4:2 उनका रेशियो हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, शुभ यहाँ से फर्म से रिटायर्ड हो रहा, तो शुभ फर्म से अलग हो जाएगा। जो अदर पार्टनर हैं कौन कौन है, एक तो जो परी है, परी और आर्या, इन दोनों का जो नया रेशियो है वो कितना दे रखा है, 5:3। और हमें कैलकुलेट करने का बोला है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे तीनों के नाम लिख देंगे। एक तो परी दे रखी है, एक शुभ और एक आर्य। इनका रेशियो क्या क्या दे रखा है, 3, 4 और ये 2। ये इनका क्या है भैया, ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो है। फिर इनका क्या है, एक न्यू रेशियो भी दे रखा है। ठीक है, न्यू रेशियो कितना कितना दे रखा है, 5 और 3, बीच में कुछ नहीं है। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और ये 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा आप दोनों में से, जो दोनों में दो फॉर्मूले हैं, गेनिंग रेशियो का, एक सैक्रिफाइंग रेशियो का है, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस आपको साइन का ध्यान देना है। साइन ध्यान देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं जनरली सैक्रिफाइंग रेशियो का लगाता हूँ, तो सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल के, सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। यहाँ पे लगा देता हूँ सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अगर आपका काय में प्लस के अंदर आता है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और अगर आंसर काय में आ जाता है माइनस में, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो परी का गेन निकाल लेते हैं सबसे पहले। परीस, यहाँ पे लिख देते हैं परीस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड कितना है इनका, ओल्ड यहाँ पे देखो, इसको जोड़ दें, 3 4 7, 7 और 2 9, तो 9, इसका भी 9। ओल्ड 3/9 है, जिसके अंदर से हम क्या करेंगे, 5/8 को माइनस करेंगे। अब आपको क्या कर देना है, इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई करना है। तो 8 नाम 72 का लिख देंगे, 72। इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 8 का ऊपर करेंगे तो 24। इससे इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 9, और 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। जब इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस करने पे आएगा हमारा आंसर 45 माइनस 24। तो ये आ रहा है 21, 21/72। यहाँ पे क्या है आंसर, किस में आया है हमारा, प्लस में आया। ठीक है, प्लस में नहीं आया, माइनस में आया। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, माइनस है। फिर इसी प्रकार से आर्या का भी निकाल लेंगे। आर्या सेक्रीफाइस रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा, 2/9 माइनस 3/8। इसमें क्या करेंगे,
इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72। अब क्या करेंगे, 9 से 72 को कट करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे, इससे 8 से इसको काटेंगे 72 को तो 9, तो 9 तिया 27। ठीक है, 27, 27 में से 16 गए तो कितने बच गए बेटा यहाँ पर 11, 11/72। ठीक है, और दोनों में यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है। हम जानते हैं दोनों में जब भी क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो वो क्या करेगा वो व्यक्ति गेन करेगा। देख यहाँ पे जो आंसर है माइनस में निकल के आया है, जो माइनस में आंसर आएगा वो व्यक्ति गेन करेगा। तो इनका न्यू रेशो यहाँ पे निकाल देते हैं। गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो इसका 21 डिवाइडेड बाय 72, इसका 11 डिवाइडेड बाय 72, 72, 21 और 11, 21 और 11, इनका ये क्या हो गया यहाँ पर गेनिंग रेशो हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पे देख लेना, आपने क्या दे रखा है, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में 2 अंतर लिखिए। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 6 है उसके अंदर आपको दे रखा है डिफरेंस, वहां से आप देखिए। फिर आगे क्या दे रखा है डिफरेंस, आगे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, ऐसी 2 दशाएं लिखिए जिनके अंतर्गत न्यायालय से विघटन का आदेश दिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन एनी 2 कंडीशन इन विच कोर्ट गिव ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, आपको ऐसी 2 कंडीशन बतानी है। तो उसके अंदर जब आप पेज पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 6 में, तो आपको दिख जाएगी, बहुत सारी कंडीशन दिख जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, सभी पार्टनर अगर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उसमें से सभी क्या हो जाए, सभी की डेथ हो जाए, और भी ऐसे बहुत सारे कारण है जो आप देख लीजिएगा वहां पर। आगे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 वामा लिमिटेड का दे रखा है। वामा लिमिटेड ने 15 रुपए वाले 20,000 समतांश जनता को जारी किए, संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्ट कीजिए। तो इसका सीधा साधा क्या हो जाएगा, वामा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 15 रुपीज ईच, ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम या फिर ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, दोनों में से जो आप लेना चाहें ले लीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो लमसम पेमेंट की एंट्रियां होती है वो आपको फॉर्म करनी है। मैं आपको करके बता देता हूँ, फॉर्मेट में यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, फॉर्मेट आप सभी लोगों को पता है, तो वो आप क्या करिएगा, बनाइएगा और अपनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को करके बता देता हूँ, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहली हमारी जनरल एंट्री, 2 जनरल एंट्री होती है इसके अंदर। कितनी जनरल एंट्री होती है, 2 जनरल एंट्री होगी। सबसे पहले क्या होगा, रिसीव होगा, रिसीव के बाद हम इसे ड्यू करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी आप 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जो शेयर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट अमाउंट भी उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो मैं जनरली शेयर होल्डर वर्ड यूज करता हूँ, तो शेयर होल्डर वर्ड में इसके अंदर यूज करता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और इसके नीचे बेटा नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग फुल मनी रिसीव्ड इन लमसम। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कितने रुपए का शेयर है, तो हम जानते हैं 20,000 शेयर और 15 रुपए का एक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। ये रफ वर्क है, आप करना चाहे तो करिएगा, नहीं करना चाहे तो मत करिएगा। 15 दूनी 30। ठीक है, 30 और उसके पीछे कितने जीरो, 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 लाख रुपए के शेयर इशू यहाँ पर हो गए। दूसरी वाली एंट्री क्या हो जाएगी, दूसरी वाली एंट्री अभी हमने इसे क्या करी, रिसीव करी, हम इसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने कितने, यहाँ पर 30,000 डेबिट, 3 लाख डेबिट के, और इधर 3 लाख क्रेडिट के, इधर भी 3 लाख डेबिट के और 3 लाख क्रेडिट के। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो ये आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, जिसके अंदर हमें लमसम पेमेंट मेथड से क्वेश्चन करना।
उसके बाद और में देखिए, और में आपको क्या दे रखा है, वाई लिमिटेड का एक क्वेश्चन है। वाई लिमिटेड का क्वेश्चन क्या है, वाई लिमिटेड ने 2 लाख की संपत्ति सीमा लिमिटेड से खरीदी है जिसका भुगतान अंशों द्वारा किया जाएगा। वाई लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करिए, तो जनरल एंट्री करनी है, ये भी इसी तरीके से। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, वाई लिमिटेड परचेज अ एसेट्स ऑफ 2 लाख, ठीक है, वाई लिमिटेड परचेज अ एसेट्स ऑफ 2 लाख, परचेज कंसिडरेशन पेड बाय शेयर गिव जनरल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल एंट्री देना है परचेस कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। तो बड़ी सिंपल एंट्रियां होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और अब उसका क्या करेंगे, और वाला करेंगे। फॉर्मेट में यूज नहीं कर रहा हूँ बेटा, फॉर्मेट यूज आप देख लीजिएगा। फॉर्मेट जनरल एंट्री का यूज होता है, डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आप सभी को पता है, ठीक है। चल, तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर हम एसेट्स खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, तो सबसे पहले उस खरीदने की एंट्री हमें करनी होती है। तो खरीदने की एंट्री हम करते हैं। हमने यहाँ पर क्या खरीदी है, एसेट्स खरीदी है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट का कोई नाम है क्या, एसेट्स का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसेट वर्ड यूज करेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, कौन है, व्यक्ति का नाम दे रखा है। व्यक्ति का नाम क्या दे रखा है उन्होंने, सीमा लिमिटेड। सीमा लिमिटेड से खरीदी, मतलब यहाँ पे गिवर कौन हो जाएगा, सीमा लिमिटेड। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो भी चीज है उसे डेबिट करो। तो क्या आ रही है, एसेट्स आ रही है, इसलिए उसे डेबिट कर रहे हैं। और आगे क्या आएगा, जो सीमा लिमिटेड है, सीमा लिमिटेड गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो टू सीमा लिमिटेड अकाउंट, कितने रुपए में खरीदी है हमने, ये 2 लाख रुपए में खरीदी, तो 2 लाख रुपए डेबिट वाले कॉलम में डालिएगा, 2 लाख रुपए क्रेडिट वाले कॉलम में डालिएगा। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एसेट्स परचेस फ्रॉम सीमा लिमिट। दूसरे नंबर की एंट्री, अब हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे हमने एसेट्स खरीद लिया। अब इस एसेट्स का हम पेमेंट करेंगे शेयर के अंदर, ठीक है। तो शेयर के अंदर पेमेंट करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को फटाफट वापस से एक और बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन अंशों में भुगतान करने का बोला है, यहाँ पे शेयर्स में भुगतान करने का बोला है। कुछ नहीं बताया है कितने शेयर इशू करना है, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करके 2 लाख रुपए उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो 2 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे जो सीमा लिमिटेड है उसको हम पैसे देने वाले, क्या करने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं, शेयर इशू करने वाले हैं। तो रिसीवर कौन हो जाएगी, सीमा लिमिटेड हो जाएगी। तो सीमा लिमिटेड डेबिट द रिसीवर रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट हो जाएगी। सीमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हमारे पास से क्या जा रही है, शेयर कैपिटल जा रही है। क्या जा रही है बेटा, शेयर कैपिटल। क्रेडिट वॉज गोज आउट, बिजनेस से जो भी चीजें चाहे वो क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो हमारे पास से शेयर कैपिटल जा रही है। तो लिख देता हूं यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए की, वही 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल चली जाएगी, क्योंकि 2 लाख रुपए की हमने क्या खरीदी थी, यहाँ पे एसेट्स खरीदी थी। तो लिख देता हूं बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड बाय शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। परचेस कंसिडरेशन के बदले हमने क्या करा, शेयर कैपिटल का पेमेंट करा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब देखिए आगे क्या दे रखा है आपको, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 10 में अधिकृत पूंजी का अर्थ लिखिए, इसका मतलब राइट द मीनिंग ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है आपको इसके अंदर लिखना है। फिर आगे देखिए संचित पूंजी का अर्थ लिखने का बोला है यहाँ पर आपको। तो संचित पूंजी क्या होती है, रिजर्व कैपिटल। आपकी जितनी भी तरह की कैपिटल है ये आपको कहाँ मिलेगी, चैप्टर नंबर 7 कंपनी वाला चैप्टर है। कंपनी वाले चैप्टर के अंदर 2 पेज पलटोगे तो आपको सारी की सारी ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सारी कैपिटल उसके अंदर मिल जाएगी। ये दोनों कैपिटल भी आपको वहीं मिल जाएगी, एक तो ऑथोराइज कैपिटल और दूसरी कौन सी है आपकी, रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी को रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, अंशों का अनुपातिक आवंटन क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रो राटा बेस्ड अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने पे कभी कभार कोई शेयर होल्डर ज्यादा शेयर मांग लेते हैं,
पर हम उसे ज्यादा न देते हुए उसके बिहाफ में शेयर कम करते हैं, कम शेयर देते हैं, और उसका जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट या किसी अदर कॉल में उसे एडजस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर इशू ऑन प्रोराटा बेस। ठीक है, आपने पढ़ा है इसको, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही आपको दिखेगा, 5-6 के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन। फिर अति अभिदान क्या है, अति अभिदान को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन, तो आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताया गया है अंश व स्कंद में दो अंतर लिखिए, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। शेयर स्टॉक के अंदर आपको दो यहाँ पे डिफरेंस लिखने हैं, दो बोले तो दो ही लिखिएगा, ज्यादा समझदारी बता के ज्यादा मत लिखिएगा। जब भी डिफरेंस लिखे तो उसके अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको बेसिस जरूर लिखना है बेटा, क्योंकि बेसिस से एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है। तो आप अच्छे नंबर प्राप्ति के लिए यहाँ पर बेसिस जरूर दीजिएगा, जैसा कि आपको बुक में दिख रहा है। फिर पूर्वाधिकार अंश की दो विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की दो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएं। फिर आगे बोला गया है ऋणपत्रधारी किसे कहते हैं, तो ऋणपत्रधारी का मतलब क्या होता है, डिवेंचर होल्डर। व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर के बारे में आपको बताना है। आगे आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में नीचे दी गई सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। सकल लाभ अनुपात क्या होता है, सकल लाभ अनुपात मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आपको कैलकुलेशन करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कोई टफ रेशियो होता है क्या, नहीं सर, बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही सिंपल होता है, हम सभी लोगों ने इसे सीखा है। हम अभी के अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। तो इसके अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, क्या देके रखते हैं, नेट सेल्स इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। पर इसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, आइटम क्वेश्चन में दे रखा है संचालन से आय, मतलब इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन इक्विवेलेंट रहती है नेट सेल्स के, तो उसको हम इसकी जगह यूज कर लेंगे। ठीक है, तो संचालन से जो आय है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है, वो नेट सेल्स के इक्विवेलेंट है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेट सेल्स की जगह कितनी दे रखी है उन्होंने, 12 लाख रुपए, तो 12 लाख यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया। और सकल लाभ दे रखा है, सकल लाभ का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिख देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है इन्होंने, 4,80,000। तो कितने, 1 2, तो 1 2 इधर उड़ा दिए, बचे कितने, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 कट गए, 12 एकम 12, 29 32 32 48। ठीक है, तो 40, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 40%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 40% आ जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, हमने सीखा इसको, करा इसको। फिर आगे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद में हमें इन्होंने क्या बोला है, उसी और में बोला है कि निम्न सूचनाओं से तरलता अनुपात का परिकलन कीजिए। तो तरलता अनुपात क्या होता है, तो तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसके 3-4 नाम होते हैं, आप सभी को पहले ही बताया था मैंने। लिक्विडिटी रेशियो होता है, एक तो क्विक रेशियो होता है, ठीक है, और एसिड रेशियो होता है। ऐसे 3-4 इसके नाम है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। बड़ा आसान होता है इसे कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले इसके जो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं, क्या क्या बोला है। उसने हमें 4 चीजें दी। सबसे पहले हमें दे रखा है चालू दायित्व, तो चालू दायित्व को बोलते हैं बेटा करंट लायबिलिटी। दूसरा दे रखा है चालू संपत्ति, चालू संपत्ति को बोलते हैं करंट एसेट्स। स्टॉक का मतलब तो आप जानते ही हैं। पूर्वदत्त व्यय को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है। अब हम यहाँ पर उन्होंने जो लिक्विड रेशियो बोला, लिक्विड रेशियो, एसिड रेशियो, क्विक रेशियो, जो आप इससे समझना चाहें उसे समझ लीजिए। लिक्विड रेशियो का मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो सर करंट लाइबिलिटी तो हमारे पास में भी तुरंत के तुरंत दे रखी है। यहाँ पर जो लिक्विड एसेट्स है वो नहीं है हमारे पास में, तो लिक्विड एसेट्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। लिक्विड एसेट का भी फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को लिख देते हैं। लिक्विड
एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है भैया जो भी आपकी क्या हो करंट एसेट्स, क्या हो करंट एसेट्स हो, करंट एसेट्स में से आपको क्या माइनस कर देना रहता है, आपका स्टॉक, और स्टॉक के साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपको उसके अंदर से माइनस करना है। तो ये इसके अंदर से माइनस करना है आपको, सबसे पहले आपको स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये दोनों चीजों को पहले जोड़ लो और फिर क्या कर दो, आपकी जो करंट एसेट है करंट एसेट में से उसको घटा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बोल रखी है हमको, तो क्वेश्चन में इन्होंने जो चालू संपत्ति है मतलब करंट एसेट कितनी दे रखी है, 40,000 दे रखी है करंट एसेट, स्टॉक कितना दे रखा है, स्टॉक दे रखा है 10,000, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए, ये 15 हो गए, ठीक है, माइनस कर दिए कितने में से, 40 में से, 40 में से 15 गए भैया, तो कितने बच्चे, 40 में से 15 जाने पर 25 बचते हैं, ठीक है, सही है, 40 में से 10 गए तो 30, 30 में से 5 गए तो 25, तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी लिक्विड एसेट आ गई। अब क्या करना है सर, माथे से मारे इसे नहीं, जो फॉर्मूला ऊपर दे रखा है उसमें लगा दो, लिक्विड एसेट निकल गई, लिक्विड एसेट है 25,000, ये लिक्विड रेशियो, ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी है 25, करंट लायबिलिटी भी क्या है 25, 25 से 25 कटा, इसका जो लिक्विड रेशियो वो क्या आ गया 1:1, इसको काटेंगे 1, ये 1, तो इसका लिक्विड रेशियो कितना आ गया 1:1। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, रोकड़ तुल्य किसे कहते हैं, रोकड़ तुल्य क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट, और में दे रखा है आपको रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई दो उद्देश्य लिखिए, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ अभी मत भागिएगा, आप बहुत समय जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में, एग्जाम में आपको एक जो ईगो सेंट्रिक होता है कि हमने साल भर पढ़ाई करी, हमने साल भर सीखा है, एग्जाम में तो करके ही आएंगे, तो आप सभी चीजों में इस प्रकार का रखिएगा नेचर आपका, पर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में मत रखिएगा बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत गलतियां होती है बच्चों से, तो प्लीज आप उसकी थ्योरी को एग्जाम में अटेम्प्ट करिएगा, उसके क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी का क्वेश्चन था उसका, रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई दो उद्देश्य, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अरुण, भूषण और राहुल फर्म में 4:3:2 के अनुपात में साझेदार है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000 किया गया है, साझेदारों ने समान अनुपात में लाभानी बांटने का निर्णय लिया है, अनुपात परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार के त्याग प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए एवं ख्याति समायोजन के लिए आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कुछ नहीं बोला, इसके अंदर 3 पार्टनर हैं, अरुण, भूषण, राहुल, उनका रेशो दे रखा है 4:3:2, ये इनका ओल्ड रेशो है 4:3:2, इन्होंने न्यू रेशो बनाया है कितना, इक्वल, इनका जो न्यू रेशो हो जाएगा इक्वल इक्वल बोला है, मतलब 3 पार्टनर का 1/3 1/3 1/3, हमारा ओल्ड रेशो भी आ गया, न्यू रेशो भी आ गया, और अब इसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है सैक्रिफाइंग रेशियो का या फिर गेनिंग रेशियो का, एज टू योर कंफर्ट यू कैन चॉइस, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के तीनों के यहाँ पे सैक्रिफाइंग रेशियो काउंट करूंगा, उसके बाद में उसको मैं क्या करूंगा बेटा, उसके अंदर में ये जो फर्म की जो गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल का मैं पार्टीशन कर दूं, इसके अंदर क्या होगा, जो यहाँ पे क्या करेगा गेन करेगा उसको गुडविल देनी पड़ेगी, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बोर्ड वालों को हो क्या गया इस बार, नए नए किसे किसे पेपर बना रहे हैं। चल तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक है अरुण, भूषण और एक है राहुल, ये ओल्ड रेशो लिख देते हैं, ओल्ड रेशो कितना है 4:3:2, जोड़ दे तो कितना आ गया इसको, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू रेशो, न्यू रेशो कितना आ गया, इन्होंने बोला इक्वल रेशो बनाया उनने, तो इक्वल रेशो 1 1 1, सबका समान एक एक, तो जोड़ दे तो कितना 3 3 3, 1/3 1/3 1/3, ये क्या हो गया इनका रेशो हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सैक्रिफाइंग रेशो का फॉर्मूला लगा देता हूँ, गेनिंग सैक्रिफाइस किसी भी रेशो आपसे निकाल सकते हो, उसके बस आपको साइन का ध्यान रखना है जो आपको पहले ही बताया, तो लिख देता हूँ यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो
जानते हैं, आप सभी जानते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसके अंदर अगर माइनस में अगर आंसर आ जाता, ठीक है, माइनस में आंसर आता है तो व्यक्ति क्या करेगा, गेन करेगा। आंसर प्लस में आता है तो व्यक्ति क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, अरुण का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ अरुण, तो ओल्ड रेशो कितना है 4/9 माइनस न्यू रेशो कितना है 1/3। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम 9 लिया, 9 लिखा, 9 से 9 कैंसिल, 4 उतर जाएगा। इधर 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 भी बनेगा। अब 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1/9। 1/9 साइन देख लो भैया, साइन कौन सा, प्लस में निकला है, मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अरुण सेक्रीफाइस, 1/9, ठीक है। इसके बाद में क्या निकालेंगे, भूषण का सेक्रीफाइस निकालेंगे। भूषण का सेक्रीफाइस निकालने के लिए कहानी शुरू कर, तो भूषण का सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे लिख देता हूं, भूषण सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भूषण का कितना था, भूषण का था 3/9, उसमें से क्या करेंगे 1/3 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए रेशियो आ गया 9, 9 से कैंसिल हुआ तो ऊपर 3, इससे इसको कैंसिल करा तो कितना आ गया भैया, 3 तिया 9, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या हो गया 0/9, ठीक है। तो 0/9 हो गया, मतलब ना तो इसने गेन करा ना इसने सेक्रीफाइस करा। आखिरी में क्या निकालेंगे, राहुल का सेक्रीफाइस निकालेंगे, राहुल सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो राहुल का कितना है 2/9, ठीक है, ये जैसा कि आपने देखा था, इसके अंदर देखा है 2/9 में से 1/3 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, 2/9 माइनस 1/3, एलसीएम 9 आ गया, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो 2, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था क्वेश्चन के अंदर कि अगर आंसर माइनस में आता है तो व्यक्ति गेन करेगा, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस करेगा। मतलब ये अरुण का आंसर प्लस में आया है, मतलब अरुण क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ पर राहुल जो राहुल है, राहुल का आंसर क्या में आया है, माइनस में आया है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है गेन, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं गेन, ठीक है। चल तो गेन, गेन लिख देते हैं। अब इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री बना देते हैं। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हम जानते हैं कि भैया जो भी क्या होगा, देने वाला व्यक्ति होगा वो डेबिट होता है, और जो लेने वाला व्यक्ति होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। उसकी जनरल एंट्री हम कर देते हैं। यहाँ पर देने वाला व्यक्ति कौन है, राहुल है, तो यहाँ पे राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे किसको मिल रहा है, हमारा सेक्रीफाई कौन कर रहा था, अरुण कर रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे अरुण कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है, एडजस्टेड। तो भैया ये आपका क्या था, ये आपका प्रश्न हो गया है, कौन सा वाला, चल रहा, ये था आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 का यह प्रश्न हो गया है हमारा। इसके और में आपको दे रखा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की 3 दशाएं लिखनी, मतलब आपको क्या लिखना है, कंडीशंस लिखनी है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। एक्सप्लेन द एनी 3 कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो आप आराम से लिख देंगे, बड़ी इजी होती है। तो ये इसमें सवाल में माथा पच्ची करनी है तो वो करिएगा, कंडीशन लिखनी तो कंडीशन लिखिएगा, एज पर योर कंफर्ट यू कैन चॉइस। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, अनु और बनु एक फर्म में क्या है, साझेदार हैं, जिनका रेशो क्या है 3:2 है।
के अनुपात में लाभ बांटते हैं वे तनु को नए शेयरधारक के रूप में शामिल करते हैं, इसलिए अनु और बनु और अपने हिस्से का 1.5 पार्ट त्याग करते हैं। इसके लिए जो हमारी नई पार्टनर आई है बनु, तनु आई है, तनु आगे क्या बोला है, अनु बनु तनु का नया लाभांश अनुपात की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन सीधा साधा है, क्वेश्चन में दो पार्टनर है अनु बनु जिनका रेशियो 3:2 अनु बनु आर द पार्टनर इन अ फर्म हु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2. They admitted Tanu as a new partner Anu and Banu sacrifice 1.5 part of his share. ठीक है, 1.5 part of his share, और यहाँ पे न्यू रेशो का कैलकुलेशन करने को बोला। तो बड़ा इजी सवाल है, देखिए इसको कितनी आसानी से हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में दो पार्टनर है, एक के अनु और एक के बन, ठीक है, और एक नहीं आ जाती है। इसका जो रेशो, इनका रेशो क्या है 3:2, मतलब ये है ना। इसके रेशो के बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं, इसके रेशो के बारे में कोई जानकारी। ये बोला गया है कि जो अनु और बनु है ये क्या कर रहे हैं, अपने भाग का आधा भाग दे रहे हैं, मतलब इनका जो भी पार्ट होगा उसका आधा किसको दे रहे हैं, तनु को दे रहे हैं, मतलब उतना भाग वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो सेक्रीफाइस कर निकाल लेते हैं। तो क्या निकले हैं, सेक्रीफाइस ऑफ अनु का कितना है, अनु का कितना दे रखा है 3/5, इसका 1/2 कर देते हैं। 1/2 मतलब इसका आधा कर रहे हैं, ठीक है। आधा कैसे करते हैं, 2 से भाग दे दो किसी भी संख्या में तो 1/2 हो जाता, मतलब वो आधा हो जाता। तो इसको आधा करने के लिए करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा 3/, इतना पार्ट कौन दे रहा है, ये अनु दे, अनु 3/10 दे रही है किसको, तनु को। ऐसे ही सेक्रीफाइस ऑफ बनु कितना 2/5, बनु का कितना 2/5 है, वो भी कितना दे रही है 1.5 दे रही है, मतलब ये तो यहाँ पे संख्या मिल रही है इसलिए काट देंगे। मतलब बनु कितना दे रही है, बनु दे रही है 1/5, कितना दे रही है वो 1/5 दे रही है। अब क्या कर रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस अनु ने करा है तनु के लिए, इतना सेक्रीफाइस बनु ने करा है तनु के लिए। तो ये दोनों तो क्या हो गए, किसके पार्ट हो गए, तनु के पार्ट हो गए। तो अब तनु का न्यू रेशो निकाल लेते हैं। तनुस न्यू रेशो 3/10 + 1/5, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 ऊपर, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 2, तो 2 ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5/10। इट मींस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका रेशो कितना आ गया 1/2 आ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। जब अनु का रेशो 3/5 था, 3/5 में से उसने कितना दे दिया 3/10 दे दिया। अब क्या करेंगे, अनु का न्यू रेशो निकाल लेंगे। अनुस न्यू रेशो पहले कितना था भैया, पहले था 3/5, उसमें से हमने कितना 3/10 दान में दे दिया, तो बचा कितना 10, एलसीएम 10 आया। इससे क्या करेंगे, 5 से 10 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 3 6, 10 से 10 कटा 3 आया, ठीक है। 10 से 10 कटा, ऊपर 3 का 3, 3/10। तो ये अनु का न्यू रेशो हो गया। ऐसी किसका, बन्नू का, बन्नूज न्यू रेशो। तो बन्नू का पहले कितना था 2/5 था, उसमें से उसने 1/5 दान में दे दिया, एलसीएम 5 आया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो बन्नू के पास कितना बचा 1/5 बचा, ठीक है। 1/5 उसके पास बच गया। तो ये अनु का न्यू रेशो, ये बन्नू का न्यू रेशो और ये तनु का न्यू रेशो। अब फर्म का न्यू रेशो निकाल लेते हैं। फर्म न्यू रेशो, तो सबसे पहले ये आ जाएगी अनु बन्नू तन। अनु का है 3/10, बन्नू का 1/5 और इसका कितना आ जाएगा 1/2। एलसीएम ले लो, 10, 10 से इसको घटा तो 3, 5 से इसको घटा तो 2, 2 से इसको घटा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो न्यू रेशो कितना हो गया 3:2, 2:5। तो न्यू रेशो फर्म का
ये न्यू रेशियो फर्म का हो गया। तो यहाँ पर हमने कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऊपर वाला और वाला क्वेश्चन कर लिया। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, आगे प्रश्न दे रखा है राम और श्याम 2 और 1 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है। उन्होंने 1/6 भाग के लिए मोहन को 1 अप्रैल 2022 को इस शर्त पर साझेदार बनाया कि वो 1,20,000 पूंजी के रूप में वो 18,000 ख्याति के रूप में लाए। उन्होंने यह भी तय किया कि पुराने साझेदार ख्याति को निकाल ले जाएंगे। तो आवश्यक जनरल परिस्थितियां करनी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो कैश लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। हम कैश को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के अंदर, और जो यहाँ पे प्रीमियम आ रही है गुडविल की, प्रीमियम ट्रांसफर करेंगे किसको, पार्टनर्स को। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है कि जो गुडविल आ रही है, गुडविल को पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफर करना है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हम क्या करेंगे, अदर्स पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। चल तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यार ये माउस देख, सबसे पहले राम एंड श्याम आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 2:1। आगे बोला है दे एडमिटेड मोहन फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने मोहन को 1/6 शेयर के लिए यहाँ पे क्या करा, एडमिट करा है। यहाँ पर वो 1,20,000 रुपए कैपिटल के लिए और 18,000 रुपए गुडविल के लिए लेके आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुडविल जो पार्टनर्स अपने अकाउंट्स में क्रेडिट कर लेंगे, जितना भी वो सेक्रीफाइस करते हैं, जो उनका रेशियो देता है, वो बिजनेस में ले तो लेंगे, पर उसके बाद में उसे क्या करेंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, अपने जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर, उसको हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल एंट्री होने वाली है इसके अंदर। जनरल एंट्री के लिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट एंट्री करूंगा। सबसे पहली इसके अंदर एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहली इसके अंदर एंट्री हो जाएगी कि जो कैश और कैपिटल आ रहा है, ठीक है, कैपिटल और जो गुडविल का अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर लाएंगे सबसे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैश हमारे पास आ रहा है। क्या क्या चीजें आ रही, कहाँ से आ रही है, तो सबसे पहले कैपिटल आ रही है। तो कैपिटल में क्या क्या आ रहा है, मोहन की कैपिटल आ रही है। किसकी कैपिटल आ रही है, मोहन की कैपिटल आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और क्या आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। क्या आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, मोहन की कैपिटल कितनी है, 1,20,000 रुपए आ रही है, और जो गुडविल आ रही है वो कितनी आ रही है, 18,000 रुपए यहाँ पर आ रही है। इन दोनों को जोड़ दें, 20 और 30 1,38 हो जाएगा। तो 1,38,000 रुपए टोटल यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। पहले एंट्री होगी। अब क्या होगा, ये तो उसके कैपिटल अकाउंट में चलेगी। अब ये जो बची है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो पार्टनर अदर्स बचे हुए हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्यों ट्रांसफर करते हैं सर, क्योंकि अगर हम पहले दो थे तो हम ज्यादा लाभ एंजॉय करते थे, ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय करते थे। अब तीसरा व्यक्ति आ रहा है तो हमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट कम एंजॉय करेंगे, इसके बदले हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बदले हमें कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन के लिए गुडविल मिलती है। कौन देता है, नया पार्टनर देता है, ठीक है। तो नया पार्टनर दे रहा है, तो दे देंगे हम यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और टू किस किस को मिलने वाली है, एक तो राम को मिलेगी, तो लिख देता हूं राम्स कैपिटल अकाउंट। और किसको मिलेगी, श्याम को मिलेगी। तो टू श्याम्स कैपिटल, ठीक है। कितनी कितनी मिलने वाली है सर, तो ये इनके रेशो में मिलेगी। 18,000 का 2:1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 18,000 इंटू 2/3, ये 2:1 है, तो 2 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ये राम का, ये श्याम का, ठीक है। ऐसी 18,000 पे, 18,000 पे कितना, 1/3।
3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो पहले वाले का 6 दूनी 12, राम को कितनी मिलेगी? 12,000 मिलेगी। इसको कितनी मिलेगी? 6,000 मिलेगी। ठीक है, और ये 18,000। ठीक है, नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। ठीक है, एडजस्ट कर दिया। अब इन्होंने एक और लाइन बोली थी कि जो पार्टनर है वो गुडविल ले तो रहे, पर वो उसे फर्म में नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे? उसे निकाल लेंगे, ड्राइंग कर लेंगे उसकी। ठीक है, तो ड्राइंग करेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? उसकी एंट्री हो जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, राम और श्याम का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हो? तो कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है, जब भी ये बढ़ती है कोई चीज आती है तो क्रेडिट होती है, जब भी ये घटती है तो क्या होगा? यहाँ पर उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो ये गुडविल कहाँ रखाती है? हमने सेकंड चैप्टर के अंदर सीख लिया था, पार्टनर को जो भी चीज मिलती है उसके कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो गुडविल कहाँ गई थी? कैपिटल अकाउंट में गई थी पहले, अब वो निकल रही है। निकल रही मतलब कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। तो इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करा, और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है बाहर? हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। तो ये इसकी कितनी? इसकी 12,000, इसकी 6,000, टोटल 18,000 बिजनेस से कैश क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो लिख देता हूं बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17 भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 17 के बाद प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में लिखा है ऋणपत्र की नहीं 3 प्रकारों को समझाइए। तो इसमें क्या लिखना है? एक्सप्लेन द एनी 3 टाइप ऑफ द डिबेंचर। अपन ने पढ़ा है 10 प्रकार के डिबेंचर होते हैं, कोई से भी 3 याद आ जाए और तीनों को आपको क्या कर देना है? यहाँ पर लिख देना। ठीक है, चल आगे 2 मिनट रुक जाइए, आगे शुरू करते हैं हम। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है जो श्रेया है, कौन है? श्रेया है। श्रेया को अपन सब पहचानते हैं। क्या लिखा है? श्रेया लिमिटेड ने प्रिया लिमिटेड से 4,40,000 की संपत्तियां क्रय की है। क्रय मूल्य का भुगतान 6% ऋणपत्र द्वारा किया गया है। इसे तू 4 लाख के ऋणपत्र 10% प्रीमियम पर निर्मित किए हैं। श्रेया लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने सीखे हैं। वही कि आप एसेट परचेस करेंगे, एसेट या कुछ भी अदर आइटम परचेस करेंगे और उसका पेमेंट आप कैसे करते हैं? शेयर या डिबेंचर से करते हैं। तो बड़ा ही इजी है ये। तो चलिए फटाफट करते हैं। 2 एंट्रियां बनेगी, एक तो एसेट परचेस करने की बनेगी और दूसरी काय की बनेगी? हमारे डिबेंचर इशू करने की बनेगी। और डिबेंचर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात हमें इसके अंदर। प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में सबसे पहले हमने क्या खरीदी है? परिसंपत्तियां मतलब एसेट। तो क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों कर रहे हो? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो चीज आएगी वो डेबिट, तो इसको डेबिट करा। देने वाली कौन है? प्रिया। तो लिख देते हैं प्रिया एलटीडी अकाउंट, प्रिया लिमिटेड अकाउंट। कितने रुपए की है? 4,40,000 की। तो 4,40,000 लिख दी यहाँ पे, 4,40,000 लिख दी। कोई दिक्कत इसके अंदर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलेशन लिख देंगे बीइंग एसेट्स परचेस फ्रॉम प्रिया एलटीडी। पहली एंट्री समाप्त, पहली एंट्री समाप्त। दूसरी एंट्री क्या होगी? अब प्रिया लिमिटेड से एसेट तो ले लिया, आपको फ्री में देगी क्या? नहीं, उसको पेमेंट करना है डिवेंचर का। तो डिवेंचर को हम इशू कर देंगे उससे, किसे? प्रिया को। तो अब प्रिया को डेबिट कर देंगे, क्यों? क्योंकि प्रिया को पैसे मिलने वाले हैं, डिवेंचर मिलने वाले हैं। तो डेबिट द रिसीवर। तो प्रिया एलटीडी अकाउंट डीआर क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से? तो हमारे बिजनेस से डिवेंचर जा रहा है, डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे 6% लगा लेना बेटा, 6% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर कैपिटल मत लिख देना, बहुत सारे बच्चे डिवेंचर के पीछे भी कैपिटल लगा देते हैं, तो आपको नहीं करना है। वो डिवेंचर काय पे? सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करे जा रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होती है, इसलिए उसे क्रेडिट कर देते हैं।
प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखिएगा यहाँ पर 4 लाख रुपए थे। देखिए डिवेंचर कितने के इशू करे हैं, डिवेंचर हमने 4 लाख के इशू करे हैं और 10% प्रीमियम, तो इसका 10% कितना हो गया, 10% 40 निकाल लीजिएगा, काउंट करते हैं, आप सभी को आता है, ये लिख दिया मैंने 4 लाख, 4 लाख का 10%, 0 से 0 कितना आ गया, 40,000 आया, ठीक है। तो 40,000 को आपको क्या कर देना, 40,000 की प्रीमियम दे देना, 40,000 की प्रीमियम दे दी। डिवेंचर इशू करे 4 लाख के, 40,000 की प्रीमियम दे दी, तो टोटल पेमेंट कितने का हो गया, 4,40,000 का। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे वेंडर्स होते हैं जिनसे खरीदते हैं उन्हें हमेशा टोटल उतने ही अमाउंट का पेमेंट होना चाहिए जितने की परचेस हमने मशीनरी करी है, बिल्डिंग करी है, जो वटेवर जो भी चीज खरीदी है उनको उतने अमाउंट का पेमेंट होना चाहिए। तो हमने 4,40,000 का पेमेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख के डिवेंचर इशू करे, 10% प्रीमियम पे इशू कर दिए थे। तो यहाँ पर नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर इशू कितने इशू करे हमने, ₹4 लाख @ 10% सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा लिख। तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्न क्रमांक 18 भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 18 के बाद प्रश्न क्रमांक क्या हो गया, 19। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या बोल रहा है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के महत्व को 3 बिंदुओं में लिखिए। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उन्होंने एडवांटेज पूछा है, एडवांटेज ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, कंपनी की स्थिति वर्णन निम्न पदों का शीर्षक तथा उपशीर्षक के अंदर लिखिए। जो अपना चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 आइटम दे रखे, करों के लिए प्रावधान, इट मींस प्रोविजन फॉर टैक्स की आपको हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है। देय पत्र मतलब बिल्स पेबल की हेडिंग सब हेडिंग बतानी है, और वाहन की हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है। तो बड़ा ही चिंदी पिंदी क्वेश्चन है, तो ये बड़े आसानी से आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक, चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले क्या बोला है, आवासा एक फर्म में साझेदार है जिनका रेशियो क्या है, 2:1:1, ठीक है। उनकी कैपिटल कितनी है, दे आर एम्प्लॉयड कैपिटल 12,000, 8,000, 6,000, ये इनने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में। उनको कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। आगे बोला है जो सी है, सी को यहाँ पे क्या देना है, हमें सैलरी देना है 3,000 रुपए ईयर, ठीक है, 3,000 रुपए सैलरी है। बी नाम का जो पर्सन है, बी नाम के पर्सन को हमें क्या देना है, 1% कमीशन देना है टोटल सेल्स के ऊपर कमीशन देना है। आगे बोला गया है कि हमें जो जितने भी एडजस्टमेंट है उन सभी के पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, 11,500 दे रखा है। तो 11,500 हमारा जो नेट प्रॉफिट है ईयर का, वो नेट प्रॉफिट 11,500। टोटल सेल्स कितनी दे रखी है, 1,40,000 रुपए दे रखी है। तो 1,40,000 रुपए हमारी टोटल सेल्स है, इसका 1% निकालते हैं। आगे बोला गया है अब एबीसी ने क्या कर रखी है, ड्राइंग कर रखी है 4,000 की, 5,600 की और 6,000 की। तो ये ड्राइंग है। ड्राइंग के बाद में देखिए क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए। हम जानते हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा जो कैलकुलेशन है वो कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। और जो ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग हमारी कैपिटल अकाउंट में जाती है, इसके अंदर इसका हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में हमें प्रॉफिट ढूंढना पड़ता है। तो प्रॉफिट हमने ढूंढ लिया है, इसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप टू नेट प्रॉफिट करके भी लिख सकते हैं, एज पर योर कंफर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी इन्होंने कितना दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी यहाँ पर दे रखा है हमें 11,500, 11,500 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को देनी है, ए को देनी है, बी को देनी है, सी को देनी है। कितना कितना देना, 5%। तो 5%, 12,000 का 5% होता है 600 रुपए, 8,000 का 5% होता है 400 रुपए, 6,000 का 5% होता है 300 रुपए। इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1,300 रुपए। फिर आगे क्या है, यहाँ पे बोला गया है जो सी है, सी को सैलरी दी जाती है, तो सी की सैलरी कितनी है, 3,000 रुपए सैलरी देने का बोला है, सी 3,000 रुपए सैलरी पाता है। फिर आगे क्या बोला गया है, बी को कमीशन देना है।
20 कमीशन टोटल सेल के ऊपर। टोटल सेल कितनी है? टोटल सेल है 1,40,000। 1,40,000 का 1% कितना हो जाएगा? 1400 रुपए हो जाएगा। आप कैलकुलेट करिएगा, आप समझदार। आगे क्या बोला गया है? आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वो लिख देना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने के बाद में हमारा सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे उसकी एंट्रियां कर। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन एक ए की, बी की और ये सी। कितनी कितनी? 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए। जोड़ दें अगर इसको तो टोटल कितने आ गए? 200। यहाँ पे हमारा प्रश्न जाके जो डाटा था वो हमने डाटा पूरा पूरा फिल कर दिया है। अब हमें दोनों साइड की, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल लगा देंगे। डेबिट साइड में देखेंगे तो ये सारे के सारे हमारे खर्चे हैं। क्रेडिट साइड में सारी की सारी हमारी इनकम। तो टोटल लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल लगाएं तो कितनी आ रही है? 11,200 और 11,500 और 200 कितनी हुई? 11,700। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? इस साइड की भी टोटल लगा लेते हैं। इस साइड की टोटल कितनी है? 3,000, 4,000, 5,000, 5,000, 400, 5,007, 400 और 300 कितने हो जाएंगे? 5,700। 3, 4, 5, 5, 400, 5, 700। तो 5,700 को इसमें से घटा दिया जाए तो 0, 0, 0, 11 में से 5 गए, 6,000। तो यहाँ पर हमारा जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट, ये कितना आया है? 6,000 रुपए। अब 6,000 को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के रेशियो में। तो पार्टनर के रेशियो कितने कितने थे यहाँ पर? उनके रेशियो थे 2:2:1:1। इसका मतलब 2/4, 1/4, 1/4। तो 6,000 का हम निकालेंगे 2/4, 1/4 और 1/4। 4 एकम 4, 1,500। इसका आ जाएगा 15 दूनी 30। इन दोनों का 1,500 1,500, मतलब यहाँ पे ए बी सी इनको कितना कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 3,000, इसको मिलेगा 1,500, इसको मिलेगा 1,500। टोटल कितने की लग जाएगी? टोटल लग जाएगी 11,700, 11,700। ठीक है, 11,700 की टोटल लगा देंगे और यहाँ पर इस प्रश्न को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर बैलेंस लिखा था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि जो इसी का और में देखिए, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर, मतलब स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। चैप्टर नंबर 2 में इसका आपको डिफरेंस देखने को मिले। प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में क्या बोला गया है? एक्स वाई जेड एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। 1 अप्रैल 2022 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। 1 अप्रैल बोला गया तो जनरली हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जो उनका अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का माना गया। निर्णय लिया गया है कि अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि 41,50 रुपए में से 11,050 रुपए नगद तथा शेष 3 बराबर किस्तों में 6% वार्षिक ब्याज भुगतान जोड़कर दिया जाएगा एक्स का ऋण खाता। मतलब सर यहाँ पे बोला क्या गया है? एक पार्टनर है एक्स जो क्या हो रहा है? रिटायर्ड हो रहा है। रिटायर्ड हो रहा है तो हम जानते हैं जब पार्टनर रिटायर्ड होता है तो हम उसे कुछ अमाउंट पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब उस अमाउंट को पेमेंट करना है तो अमाउंट टोटल कितना बना है? वो बना है 41,050 रुपीज। ठीक है, और 41,050 रुपीज में बोला गया है कि तुरंत आपको 10,050 रुपीज 11,050 रुपीज का आपको क्या कर देना है? पेमेंट कर देना है। ये देखिए जो आपको थर्ड लाइन में दे रखा है ना, 11,050 रुपए नगद शेष, तो इसके अंदर आपको 11,050 रुपीज तुरंत दे देना। तो अब हम देखिएगा इसको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स लोन अकाउंट। एक्स लोन अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर डेट, फिर यहाँ पर
पर्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। देखिए अब क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि सर जो एक व्यक्ति है एक, जिसको हमें कितने रुपए देना है, 41,050 रुपए दे, इसमें से तुरंत हमें कितने देना है, जैसे ही रिटायर्ड हो रहा है हमें दे देना है उसको 11,050 रुपए दे देना है। तो इतने देने के बाद कितने बचे सर, 30,000 रुपए बचे। तो बोला है जो बचे 30,000 है, इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको हर साल देते जाना। मतलब पहले साल इसकी 3 इंस्टॉलमेंट कर दे तो कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए, एक इंस्टॉलमेंट के 10,000। तो आपको 3 साल तक 10,000 रुपए करके इसको पेमेंट करना है, और उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना। क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को अब हमें सॉल्व करना है। अब सर जब आप देखते हैं कि जब कैपिटल अकाउंट से आप इसका डाटा ट्रांसफर करते हैं तो लोन अकाउंट में जाता है। लोन हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में हमें पहले उसे शो करना पड़ेगा। जब उसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करेंगे तो उसका जो बैलेंस होगा वो किस साइड आएगा, उसका बैलेंस इस साइड से शुरुआत करेंगे, बाय बैलेंस पीडी। क्योंकि हम जानते हैं जितनी भी लाइबिलिटी होती है उन सभी लाइबिलिटी का स्टार्टिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसका बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। 41,050। उन्होंने बोला है तुरंत भुगतान कर दो, तुरंत भुगतान कर दो, मतलब ये 1 अप्रैल की बारी थी, तो हम भी 1 अप्रैल को कितने, 1 अप्रैल को पेमेंट कर देते हैं 11,050 रुपए का कर दिया। सर पूरा साल बीत गया, क्या बीत गया, पूरा साल बीत गया। पूरा साल बीतने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाते हैं। इंटरेस्ट लगाएंगे कब लगाएंगे, 31 मार्च को। ठीक है, ये वो वाला फाइनेंशियल ईयर है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 में जाके खत्म। ठीक है, तो ये उस तरीके का है। इसके ऊपर साल भर में हमने कितना लगाया, इंटरेस्ट लगाया। अब देखो 41,500 रुपए था, कितना था, सॉरी 41,050 रुपए था। 41,050 में से इतने दे दिए, बचे कितने, 30,000। मतलब 30,000 को हमने साल भर यूज करा, तो 30,000 रुपए के ऊपर अब हम क्या लगाएंगे, 30,000 रुपए के ऊपर हम हमारा इंटरेस्ट लगाएंगे। तो देखिए 30,000 का 6%, 30,000 लिख दिया, 30,000 का 6% कितना हो जाएगा, 6,18,1800। कितना हो गया, 6,18,1800। 1,800 का यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम इंटरेस्ट लगा देंगे। 1,800 का इंटरेस्ट लगाया। अब साल भर बाद वही 31 मार्च को अब हम इसका पेमेंट करेंगे। इसका करेंगे पहली बात तो इंस्टॉलमेंट, 10,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इतना हो गया, तो ये कितने हो गए, 11,800 पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद इसका क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। टू बैलेंस कब निकलेगा, ये भी 31 मार्च को निकलेगा। तो ये कितने हो गए, तो जोड़े अगर तो ये इसको 30, इस साइड की टोटल लगाएं तो इस साइड की टोटल कितनी हो रही है, 41,050 प्लस 1,800, तो ये टोटल हो रही है 42,800 के आसपास। कितनी, 42,850 इस साइड की। अब इधर की टोटल लगा लें तो कितनी हो रही है, 11, 11 दूना 22, 22,850। इसमें से घटा देंगे 22,850। ठीक है, तो 22,850 इसमें से घटा दो, कितने बचे, 20,000। मतलब हमारा बैलेंस कितना बचा है, 20,000। हमें कितने रुपए देना बाकी है, 20,000। अब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लोज किससे करना है, वही डेप्रिसिएशन वाली मेथड। इसकी टोटल लग जाएगी 42,850, इधर की 42,850। फर्स्ट ईयर से डाटा कहाँ गया, सेकेंड ईयर में गया। सेकेंड ईयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वो बाय बैलेंस बीटी। बाय बैलेंस बीटी कितना, 20,000। अब क्या होगा सर, अभी कुछ नहीं, साल भर इसको हम यूज करेंगे। साल भर यूज करेंगे तो इसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज दे देते, ब्याज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 20,000 यूज करो तो 20,000 का 6%, 6 दूनी 1,200। 20,000 का 6%, ये देखो 20,000 का 6%, तो 6 दूनी 1,200 आ गया। ठीक है, तो 1,200 यहाँ पे एंटर करा मैंने।
अब फिर हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे टू कैश। 10,000 की एक किस्त प्लस साथ में 1200 रुपए, तो टोटल कितने हो गए 11,200। कब की कहानी है सर, 31 मार्च की। ये कब की कहानी है, 1 अप्रैल की। ये 31 मार्च की। ठीक है, आपको ईयर कोई सा भी इसके पीछे एज्यूम कर लेना, 17, 18, 21, 20, 22 जो एज्यूम करना है, तो उसको सीरियल से आप लेते जाइएगा। 2 साल हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बैलेंस निकलेगा। ये कितने हो गए 21,200, 21,200 में से 11,200 गए तो कितने बचे 10,000। फिर क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। कितने में क्लोज करेंगे, 21,200 में। 21,200 यहाँ पे। फिर इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए 10,000। 10,000 को फिर हम क्या करेंगे, साल भर यूज करेंगे तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा हमें, 600 रुपए का इंटरेस्ट 6% से। क्या कहलाएगा, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, 31 मार्च को उस इंटरेस्ट का पेमेंट होगा टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 10,000 की किस्त प्लस 600 रुपए, तो कितने हो जाएंगे 10,600 रुपए। 10,600 इधर, 10,600 इधर, तो टोटल टैली हो जाएगी 10,600। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे जाके हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो ये क्या था, ये आपका प्रश्न है। देखिए ये आपका प्रश्न है, इधर ये डाटा और इधर करिए। चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 21 नंबर का प्रश्न ये हो गया है। 21 नंबर का और का क्वेश्चन क्या दे रखा है, साझेदार की मृत्यु पर उसके वैधानिक प्रतिनिधि को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसका अपन क्या इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट टू पेमेंट टू डिसीज पार्टनर। चल 21 वाला है, 21 वाले का और वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, साझेदार की मृत्यु पर उसके वैधानिक प्रतिनिधि को देय राशि की गणना किस प्रकार करी जाती है। वो हो जाएगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर टू हिज लीगल एग्जीक्यूटर। मतलब जो भी उसका लीगल एग्जीक्यूटर होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसको आपको कुछ पैसा पेमेंट करना है, तो उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो ये उसके अंदर आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, राणा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 5,000 समतांश 11 रुपए प्रति अंश पर निर्गमित करें। मतलब सर उसने 5,000 इक्विटी शेयर इशू करें। 5,000 इक्विटी शेयर में एक शेयर 10 का है, पर वो 11 में इशू करा। इसका मतलब 1 रुपए क्या है उसके अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, इट मीन सर 10%। आगे बोला है, अंशों की राशि इस प्रकार दी थी, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, प्रथम याचना पर 3 रुपए। मतलब फर्स्ट कॉल पे कितने, 3 रुपए। सोना नाम का एक पर्सन थी जिसके पास 200 शेयर थे। कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पेमेंट नहीं करा। ठीक है, उसके अंशों को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। राणा लिमिटेड की पुस्तकों में हमें क्या करना है, एंट्री करनी। तो सर ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसकी एक अगर समरी बनाना चाहे तो समरी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कि सबसे पहले कितने 5,000 इक्विटी शेयर है एट द रेट 10 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम। इसके अंदर सर एक चीज होगी, एप्लीकेशन बिल्कुल होगी। क्या होगी, एप्लीकेशन होगी। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद आ जाएगा फर्स्ट कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन कितने की दे रखी है, तो एप्लीकेशन उन्होंने हमें दे रखी है 3 रुपए की। उसके बाद इन्होंने हमें अलॉटमेंट कितने का दे रखा है, 5 रुपए का। और यहाँ पर फर्स्ट कॉल कितने की दे रखी, 3 रुपए की। इसको जोड़ के देखो तो टोटल शेयर कितने का बन रहा है, 11 रुपए का बन रहा है। इसका मतलब सर अलॉटमेंट की मुख्य वैल्यू कितनी है, 4 रुपए, और 1 रुपए उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ आती है, बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट के साथ में रहती है। अलॉटमेंट के साथ में हमें उसे अलग से लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो 4 रुपए अलॉटमेंट का प्राइस है और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का प्राइस है। अब हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है, और फॉरफीचर की एंट्री करते समय में ध्यान रखना पड़ता है कि कॉल्ड ऑफ वैल्यू कितनी है। तो हमने इस व्यक्ति से ये मांगा है, सोना ने ये दे दिए थे। ठीक है,
सोना से हमने क्या मांगा, ये मांगा तो सोना ने ये नहीं दी, हमने सोना से ये मांगा तो सोना ने ये भी नहीं दी, मतलब टोटल कॉल्ड अप वैल्यू पूरी कितनी है 10। कॉल्ड हमने कितने करे, पूरे 10 रुपए 11 रुपए कॉल करे हैं। अब इसके अंदर एक चीज और है, सिक्योरिटी प्रीमियम। हमेशा हम जानते हैं कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता है तो फिर उसकी कोई एंट्री नहीं होती, पर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो फिर उसकी एंट्री करी जाती है, तो फिर उसकी एंट्री करी जाएगी। मतलब यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम हमें क्या नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई। ये देखो कहाँ रिसीव हुई है, अलॉटमेंट कहाँ रिसीव हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, तो अब इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अब हमारे क्वेश्चन के अंदर आने वाली है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है इसकी, तो एंट्री सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हम हमारी शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल के साथ में हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम आती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी इधर आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी क्या हो जाएगी, डेबिट। फिर हम जानते हैं जब भी फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो जो अमाउंट हमें नहीं मिला होता है, जो अमाउंट हमें नहीं मिला होता है उसकी एंट्री करी जाती है। ठीक है, तो क्या नहीं मिला हमें, अलॉटमेंट नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्या नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और जो मिल जाता है उसे हम किसके अंदर लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर के अंदर। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पर एंट्री हो गई है, कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं। 200 शेयर पे कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 रुपए, 200 शेयर पे 1 रुपए ही सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2000 रुपए, ये हो जाएगा 200 रुपए। शेयर अलॉटमेंट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलती है तो हम जानते हैं अलॉटमेंट के साथ में अलॉटमेंट का प्राइस पूरा का पूरा लिया जाएगा इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 200 शेयर पे 5 रुपए इसके, फर्स्ट कॉल के कितने थे, फर्स्ट कॉल के 200 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, और फॉरफीचर में जो मिल जाता है मतलब हमारी जो एप्लीकेशन मिल गई है 3 रुपए, उसकी एंट्री हमें यहाँ करनी पड़ेगी। मतलब कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, ये कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6, और यहाँ पे नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, तो ये एक एंट्री हो गई, यहाँ पूरी एंट्री हो गई। जनरल एंट्री का फॉर्मेट इसके अंदर यूज करना है। साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। आवश्यक प्रविष्टि का मतलब होता है नेसेसरी जनरल एंट्री। अब नेसेसरी तो यहाँ पर करनी चाहिए थी बाकायदे से, पूरी शेयर को इश्यू करने से लेकर पूरी उसकी पूरी की पूरी 6 एंट्रियां होती, उसके बाद ये एंट्रियां होती, पर आप सभी लोग उस बेसिक जनरल एंट्री से परिचित है इसलिए मैंने उसको नहीं करी है, वो आपको ध्यान रखना है। नेसेसरी जनरल एंट्री बोले तो पूरी पहले इशू की एंट्री करना पड़ेगी, उसके बाद ये एंट्री करना पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जाके अब हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू 1600 और 600 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे अगला क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में कोई 4 अंतर लिखने तो बड़ा आसान है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। आगे आपको रोकड़ प्रवाह विवरण मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पूरा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को से दरखास्त है, ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी होता है, एग्जाम में इसे करने से बचे। ईगो में मत आइएगा कि हमें तो आता है हम तो करेंगे, प्लीज इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने से बचिएगा। ठीक है, आगे आपको जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उससे रिलेटेड 4 आइटम इसके अंदर आपको लिखना। तो यहाँ जाके हमारा जो अकाउंटेंसी का सेट ए है पूरा कंप्लीट हो जाता है। मेरी तरफ से मैंने एक प्रयास करा है, इसको सराहिएगा। हो सकता है मुझे इसमें कुछ भूल चूक हुई हो तो उसके लिए प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसके अंदर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले सेट में, सेट बी के साथ बहुत जल्दी मिलने वाला हूं मैं आपसे।